This conference will now be recorded. हाँ जी मेरे भाई, हमने कॉस्ट ऑफ डेट कल पढ़ा था प्री टैक्स के लिए। कॉस्ट ऑफ डेट प्री टैक्स हमने पढ़ लिया। मतलब इन्वेस्टर के केस में सिंपल पढ़ा क्या है हमने कि अगर डेट की मार्केट वैल्यू चाहिए तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर दें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स। और वो कौन से दो रिटर्न है? एक इंटरेस्ट और दूसरा रिडेम्पशन वैल्यू। और ये दोनों हमने प्री टैक्स लिए। इसमें तो टैक्स की बात नहीं होती, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे कंपनी हो, टैक्स की बात सिर्फ इंटरेस्ट पे होती है। फिर हमने इसका कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा, और कॉस्ट ऑफ डेट किसके बराबर है? इसका IRR। अब भी काम वही करना है हमने, बट अब हमने पढ़ना है पोस्ट टैक्स। और पोस्ट टैक्स का ताल्लुक सिर्फ इंटरेस्ट के साथ होगा, रिडेम्पशन वैल्यू के साथ नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स, इक्वेशन देखते हैं। A bond issued of rupees 124 at the rate of 15%. Right? Cost of debt is 12%. Bond will be redeemed at par after 6 years. यहां पर आप लिख लें पोस्ट टैक्स है ये। और अगर साइलेंट होता तो हम देखते हैं कि अगर टैक्स का रेट गिवन हो तो पोस्ट टैक्स ही समझा जाता है, और कंपनी का भी नाम कभी कभी बताया होता है। टैक्स रेट इज 30%. Find market value of the bond. Find market value of that bond. इस बॉन्ड की हमने मार्केट वैल्यू फाइंड कर जी। क्वेश्चन नोट हो गया तो करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम वैसे ही, ये जरूरी नहीं कि जो अभी मैं वर्किंग करने लगा वो आप भी करें, आप ना करना चाहे तो ना करें। सबसे पहले आप लोग इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे। 124 मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितना आंसर आ गया? 124 मल्टीप्लाइड बाय 15%। हाँ जी जनाब, 18.6। ये 18.6 जो हमें आंसर आया है ये है प्री टैक्स। हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे 1 माइनस 0.30, तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट बताए। पोस्ट टैक्स 18.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 कर लें, 13.02। अब ये है हमारा रिटर्न। ओके होगी बात? अब आप लोग जब ईयर्स लिखेंगे 1 to 6 और 6, तो बात समझ लगी है ना? 1 to 6 एंड 6।
जब एक सीरीज ऑफ रिटर्न्स होगी तो एन्युटी का फार्मूला लगा देंगे। आप कंपाउंड से भी कर सकते हो, मैंने आपको कंपाउंड से भी सिखाया है। फिर आपको 1 2 3 4 5 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आप सिंपल एन्युटी के साथ भी कर सकते हो। कैश फ्लो लिख लेंगे 13.02 आपके 6 रिटर्न्स इंटरेस्ट के हैं, और फिर आपका जो बॉन्ड है वो एट पार पे रिडीम हो जाएगा और रिडेम्पशन वैल्यू पे टैक्स अप्लाई नहीं करना। डन होगी बात। डिस्काउंट फैक्टर की बात कर लें। डिस्काउंट फैक्टर कितना है मेरे भाई? 12% है। तो एन्युटी का फार्मूला बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 0.12 की पावर -6 ओवर 0.12। ये एन्युटी का फैक्टर बन गया 1 ओवर 1 प्लस 0.12 की पावर 6। ये बन गया कंपाउंड का 4.111 आ गया एन्युटी। और बता दें कंपाउंड कितना आ रहा है? 0.5066। एन्युटी 6 साल के लिए इकट्ठा लगा देते हैं और कंपाउंड सिर्फ 6 ईयर का लगाना है, जिस साल पे हमारी वैल्यू रिडीम हो रही है। तो 4.11 सॉरी 111 0.5066। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें जी मेरे भाई। कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं 53.525। नेक्स्ट 62.82 जी बता दें प्रेजेंट वैल्यू इसकी। $116.345। ये जनाब करंट मार्केट प्राइस हमारे पास बॉन्ड की आ गई। डन होगी बात। जी जनाब, अब देख लें सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या पड़ा था। कल हमने प्री टैक्स किया था, आज हमने पोस्ट टैक्स किया। अब आप मुझे इस कॉस्ट ऑफ डेट का मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, वो आपने मुझे फाइंड करके देना है। तो इस तरह से हमारा रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आज इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि हम कन्वर्टेबल बॉन्ड को भी कंप्लीट कर लें। चलिए जनाब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें जरा। A debenture issued at the rate of 18%, tax rate is 35%. Find cost of debenture if it will be redeemed at 10% premium after 8 years. जल्दी से कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करके बताएं पोस्ट टैक्स, ठीक है। मतलब IRR फाइंड करना है। 5 मिनट का टाइम आपके पास है, आपने 5 मिनट के अंदर IRR फाइंड करके देना है और सबने करना है, सबने करना है ये क्वेश्चन। IRR फाइंड ही करना है ना मेन बेसिकली। तो 5 मिनट लगाएं और फाइंड करें।
हाँ जी मेरे भाई, क्या आंसर आ रहा है? %7.54 एक आंसर आ गया। नेक्स्ट बताएं। हाँ जी जनाब, बाकी अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। एक आंसर 12.4% है। नेक्स्ट। %11.06। चले देखते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने भी आंसर किया है अभी तक सबका ही आंसर चेंज आ रहा है। हाँ, चेंज आ भी सकता है। चेंज आने की वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम दो रेट एस्टिमेट करेंगे, जिस बंदे का जो रेट डिफरेंट होगा आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, बट मैं तरीका बता देता हूँ। हमने IRR फाइंड करना है। बेसिकली हमारे पास ईयर्स हैं 0, 1 to 8 और 8। ओके की बात। फिर हमारे पास कैश फ्लो है। पहले अगर वैल्यू ना गिवन हो तो आपको पता है हम 100 रखते होते हैं। आउटफ्लो, फिर 100 के ऊपर 18% लिया तो 18 into 1 minus 35% लेना। 1 minus 0.35 तो कितनी अमाउंट आ गई? 11.7 आ रहा है। देखो सबका 18 into 0.65 या 1 minus 0.35, 11.7। और वैल्यू रिडीम होनी है 10% प्रीमियम पे, मतलब 110 रुपए पे। डन होगी बात। अब हमारे पास आ जाएंगे कैश फ्लोज, सॉरी डिस्काउंट फैक्टर। पहले हम लेते हैं 10%। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो इससे ज्यादा ले लेंगे, नेगेटिव आ जाएगी तो इससे कम ले लेंगे। तो 10% पे जो जीरो वाला फैक्टर होता है वो हमेशा 1 आता है। जी मेरे भाई, 1 minus 1 plus 0.10 की पावर -8 over 0.10। एनपी फैक्टर आ जाएगा 5.335 और 1 over 1 plus 0.10 की पावर 8, ये कितना आ गया? 0.4665। 0.4665 तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, बल्कि एनपीवी 100 एज इट इज। 11.7 को 5.335 से मल्टीप्लाई करो, 62.4195। फिर आप मल्टीप्लाई करें जनाब 110 को 0.4665 पे, 51.315। प्लस करें और 100 माइनस कर दें तो एनपीवी आ जाएगी। जी मेरे भाई, कितना आंसर आ रहा है? 13.7345। 5 एंड पे है या नहीं है? जी 13.7345। ये एनपीवी हमारे पास पॉजिटिव आ गई। अब हमने कोशिश करनी है कि जो नेक्स्ट एनपीवी है वो नेगेटिव है। उसके लिए हम रेट हमें बढ़ा देंगे, 12% करेंगे, 14% करेंगे, 15% भी कर सकते हैं।
क्योंकि एस्टिमेटेड रेट देना है हमने, तो डिस्काउंट फैक्टर फाइंड कर लेते हैं जनाब नेक्स्ट 15%। पहला 1 नहीं आएगा, अब यही फार्मूला हम लगाएंगे 1 माइनस 1 प्लस 0.15 की पावर माइनस 8 ओवर 0.15 और 1 ओवर 1 प्लस 0.15 की पावर 8। जी मेरे भाई एनुटी फैक्टर बता दीजिएगा 4.4873 और कंपाउंड फैक्टर 0.3269, तो 4.4873 और 0.3269। नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें जनाब। पहला तो 100 एज इट इज आ गया 1 से मल्टीप्लाई होके, 11.7 को 4.4873 से मल्टीप्लाई करें, 11.7 मल्टीप्लाइड बाय 4.4873। जी मेरे भाई बताएं आंसर कितना आ रहा है? 52.5 और 110 को मल्टीप्लाई करें 0.3269 से, $35.959 $35.959 चेक करके बताइएगा। हाँ जी, एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर क्या हम 18% ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, 18% ले सकते हैं, 16% ले सकते हैं, 14% ले सकते हैं। अगर रेट ना गिवन हो तो अपनी मर्जी के दो रेट, बट कोशिश करनी है कि एक के ऊपर एनपीवी पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव। बट अगर ये कोशिश में आप कामयाब नहीं होते तो परेशान फिर भी नहीं होना, जो आंसर आ रहा है उसी से ही आप काम कर लेंगे। जी जनाब बताएं जरा एनपीवी कितनी आ गई? 11.541। जी जनाब अब हम फार्मूला फाइंड आरडी हमारे पास है लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट ओवर एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर माइनस लोअर। जी लोअर रेट हमारे पास था 10% प्लस एनपीवी एट 10% आया था 13.7345 ओवर 13.7345 प्लस 11.541 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 माइनस 0.10। आंसर बता दें। 12.7%। हाँ जी जनाब, एक शख्स ने सवाल पूछा कि सर नेगेटिव क्यों आनी चाहिए? मैंने कहा कि ये नेगेटिव आना जरूरी नहीं है, बट अगर नेगेटिव आएगा क्योंकि हम ले रहे हैं एस्टिमेटेड रेट। एस्टिमेटेड रेट का मतलब है कि एवरेज रेट जो आएगा वो ज्यादा बैलेंस तब ही होगा कि अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी। हाँ जी मेरे भाई पहले मुझे आप बताएं कि अब कॉस्ट ऑफ डेट ओके है। हमने दो मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं रिटर्न्स की, और कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करने के लिए हमें एनपीवी लेना पड़ता है आईआरआर के लिए। अगर इन्वेस्टर के केस में पढ़ेंगे तो प्री टैक्स, और अगर कंपनी के केस में पढ़ेंगे तो पोस्ट टैक्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, टैक्स बताया हो तो पोस्ट टैक्स लगा दिया करो, और अगर टैक्स ना बताया हो तो प्री टैक्स लगा दिया करो। जी जनाब अगर ये सब ओके है तो हम चलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये भी कॉस्ट ऑफ डेट ही है, बट क्योंकि ये हाइब्रिड नेचर का होता है, ये कुछ अर्सा डेट रहता है फिर इक्विटी बन जाता है,
तो इसके लिए ये थोड़ा सा बाकियों से टेक्निकल है। और इस दफा पेपर में जो सवाल आया था उसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना था, तो उस एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कन्वर्टेबल बॉन्ड भी था। ओके होगी बात। तो इसलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट भी हो गया, पिछली अटेम्प्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट बन गया था, अब इस अटेम्प्ट में भी हो सकता है कि डायरेक्ट सवाल ही कन्वर्टेबल बॉन्ड से आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी वर्किंग बाकी तमाम से ज्यादा होती है। मेन तो वही चीज है कि अगर आपने किसी डेट की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके रिटर्न्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो, डन। और अगर कॉस्ट फाइंड करनी है तो पिछले क्वेश्चंस में हम रेट का फार्मूला पढ़ते आए हैं। अब इस सवाल कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा जनाब, वैसे तो पता है ना कन्वर्टेबल बॉन्ड की जो फीचर्स हैं जो हमने चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस कर लिए। इसका रेट होता क्या है जनाब, हायर ऑफ, पहले कॉस्ट ऑफ डेट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड या रिटर्न ऑन कन्वर्टेबल बॉन्ड। कहता है कि जनाब वो रेट होता क्या है, हायर ऑफ, IRR of straight debt and IRR of convertible। मतलब क्या है कि एक बार आप क्या करोगे, IRR फाइंड कर दोगे कि डेट कन्वर्ट हुआ ही नहीं। सपोज क्या करेंगे, डेट कन्वर्ट हुआ ही नहीं। स्ट्रेट डेट का मतलब जैसे नॉर्मल हम IRR फाइंड करते हैं, इसका प्री टैक्स पोस्ट टैक्स वाला वही केस बनेगा, प्री टैक्स और पोस्ट। और एक बात याद रखें, डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता होता। और दूसरा, अगर वो कहता है कन्वर्ट हो जाएगा तो IRR क्या आएगा, इन दोनों का IRR फाइंड कर लेंगे और उनमें से जो हायर होगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, हायर ऑफ स्ट्रेट डेट एंड कन्वर्टेबल। यानी अगर कन्वर्ट हो जाए तो कॉस्ट क्या बनेगी, IRR क्या बनेगा, और अगर कन्वर्ट ना हुआ तो क्या बनेगा, और इन दोनों में से जो हायर होगा दैट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड की कॉस्ट या रिटर्न। ठीक है, बगैर सवाल तो ऑब्वियसली हमें समझ नहीं लगनी, इसलिए हम इसका सवाल करते हैं। जी मेरे भाई, क्वेश्चन एक लिखे जरा, अ बॉन्ड issued for rupees 120 at the rate of 12% for 5 years under the option that is convertible (25 shares per bond after 3 years. At that date, market value
per share is rupees 80. Find cost of debt या cost of convertible bond. एक बॉन्ड इशू किया जिसकी फेस वैल्यू 120 रुपए है 12% के हिसाब से 5 साल के लिए, और ये भी ऑप्शन है कि आप 3 साल बाद हर बॉन्ड 25 शेयर्स में, मार्केट वैल्यू थोड़ी कम कर दो क्योंकि शेयर्स ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वैल्यू ना आ जाए, ₹20 कर लें। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, वही तरीकाकार सारे का सारा। अब इसमें अगर टैक्स गिवन होगा तो जो इंटरेस्ट लेंगे वो टैक्स के अलावा ले लेंगे, सॉरी टैक्स के साथ ले लेंगे, और अगर टैक्स नहीं गिवन होगा तो टैक्स के बगैर ले लेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन पे आ जाए जरा। सबसे पहले आपको पता है कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो कॉस्ट ऑफ डेट आता है दैट इज हायर ऑफ इफ कन्वर्टेड एंड इफ नॉट कन्वर्टेड। तो सबसे पहले, क्योंकि नॉट कन्वर्टेड तो आपने पढ़ा ही हुआ है, वही कर लेते हैं पहले। ईयर्स 0, 1 to 5 और 5, ये हम लिखते हैं कि अगर स्ट्रेट डेट अगर कन्वर्ट नहीं होता, अगर कन्वर्ट नहीं होता तो फिर तो रिडीम ही होगा ना, और हम रिडीमेबल वैल्यू अगर ना लिखी हो तो उसकी एट पार ही होती है। रिडीमेबल वैल्यू अगर ना लिखी हो तो समझो कि एट पार पे ही वो रिडीम होगा। कैश फ्लो आ जाएगा हमारे पास 120, और मुझे बताएं इंटरेस्ट कितना आ रहा है 14.4 और 120। अगर रिडीमेबल वैल्यू बताई हो तो ठीक है, ना बताई हो तो पार ले लेंगे। डिस्काउंट फैक्टर खुद से अज्यूम करना है, पहले 8% ले लेते हैं जी। 8% पे क्या करेंगे 1 - 1 + 0.08 की पावर -5 ओवर 0.08, और एक आएगा 1/1 + 0.08 की पावर 5, 3 ये तो 1 आ जाएगा। एनुटी फैक्टर कितना आ गया 3.9975। एनुटी फैक्टर क्या है 3.9927 और 0.6806। एनपीवी आ जाएगी हमारे पास 120 एज इट इज। हाँ जी मेरे भाई, $14.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.9927 से मल्टीप्लाई करें 57.495, और फिर 120 को मल्टीप्लाई करें 0.681 से 6806 से 81.672। एनपीवी बता दें पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है 19.167 19.167 ही है ना पॉजिटिव। तो इसका मतलब है अगला डिस्काउंट फैक्टर ना 12% ले लेते हैं क्योंकि करीब करीब ही है तो नेगेटिव आ जाएगी 12% पे। तो क्या करेंगे जनाब 1 - 1 + 0.12 की पावर -5 ओवर 0.12 और 1/1 + 0.12 की पावर 5।
3.605 और 0.567। एनपीवी ले लें 120 एज इट इज, मल्टीप्लाई करें जरा 51.909 और 81 को मल्टीप्लाई करें 68.088। जी जनाब बताएं जरा इसकी एनपीवी। माइनस 0.003। बहुत ही क्रिटिकल वैल्यू पर पहुंचे हैं। हाँ जी जनाब, तो आरडी फाइंड कर लेते हैं इसका। लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट ओवर एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर मल्टीप्लाइड बाय हायर माइनस लोअर। लोअर रेट कितना है 8% प्लस 19.167 over 19.167 plus 0.003 multiplied by 0.1512 minus 0.08 11.99%। ये आंसर नहीं आया अभी तक, ये आंसर नहीं है हमारा। आंसर तो हायर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड स्ट्रेट डेट, ये अभी स्ट्रेट डेट का आंसर आया। गॉट इट। अब आप फाइंड करोगे अगर कन्वर्ट कर दिया तो क्या बनेगा। हाँ जी जनाब, ये जरा ध्यान से सीखने वाली बात है क्योंकि ये नई बात है, बाकी तो वो सारी चीजें पुरानी चल रही थी। ईयर्स 0 1 2 3 एंड 3, ये क्यों किया। टाइम तो 5 साल है, बट हमने 3 साल बाद अगर कन्वर्ट करवा लिया तो फिर तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू आगे स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका तरीकाकार जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ईयर 0 1 2 3 और 3, सबसे पहले कैश फ्लो देखेंगे कौन कौन से लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग कैश फ्लो है 120, 3 साल तक इंटरेस्ट 14.4। उसके बाद जो इसका रिटर्न होगा दैट इज द कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द शेयर। यानी आप एक डेट कितने एक जो बॉन्ड है या डिबेंचर है कितने शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, 25 में, और हर शेयर की वैल्यू कितनी है 20। ये कन्वर्जन वैल्यू आपको याद होगा, हमने पढ़ा है 500। दोबारा सुन लीजिएगा कि जिस डेट को हमने कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ये हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड में पढ़ा था। कन्वर्जन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। एक स्टूडेंट का मैसेज मिला है कि सर हम तीसरा साल क्यों ले रहे हैं। अगर आप सवाल को गौर से पढ़ें तो जो कन्वर्ट करने की ऑप्शन है वो तीसरे साल पे है। तो जितने सालों बाद कन्वर्टेबल की ऑप्शन होगी हमने उतना ही टाइम लेना। जितने सालों बाद कन्वर्जन की ऑप्शन होगी हमने उतना ही टाइम लेना है। 500 आ गया।
गॉट इट। अब डिस्काउंट फैक्टर ले लें, इसमें डिस्काउंट फैक्टर हम वही लेंगे, वो बेहतर यही होगा हमारे लिए, चाहे वैल्यू जो मर्जी आती जाए, ताकि हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर पहले फाइंड हुए पड़े होंगे और हम IRR जल्दी फाइंड कर लेंगे। टाइम बचेगा 1 है 8%, बट इसमें 3 साल होंगे, 5 साल नहीं होंगे। 1 माइनस 1 प्लस 0.08 की पावर -3/3 और 1/1 प्लस 0.03 की पावर 08 की पावर 3। हाँ जी बता दें जनाब कितनी वैल्यू आ रही है? एन्युटी फैक्टर कितना आ रहा है डिस्काउंट फैक्टर में? एन्युटी का डिस्काउंट फैक्टर कितना आ रहा है? 2.577 और कंपाउंड फैक्टर कितना आ रहा है? 0.794। अब एनपीवी इस पे ले लेते हैं 120 एज इट इज जी, मल्टीप्लाई करके बता दें 37.109 और 500 को भी मल्टीप्लाई कर दें 397। एनपीवी बता दें जनाब जल्दी से। एनपीवी बता दें 314.109। अब आ जाए 12% पे। 12% पे क्या करेंगे जनाब? 1 प्लस 1 माइनस 0.12 की पावर -3 ओवर 0.12 और फिर 1/1 प्लस 0.12 की पावर 3। हाँ जी, एन्युटी का डिस्काउंट फैक्टर बता दें 12% पे 2.402 और कंपाउंड फैक्टर भी बता दें उसका 0.71। एनपीवी 120 नेगेटिव जी मेरे भाई 14.4 को मल्टीप्लाई कर दें तो 34.588 और फिर 500 को मल्टीप्लाई करें 356। एनपीवी बता दें 270.588। लो जी, इसका भी आरडी फाइंड कर लें। अब मैं फार्मूला नहीं लगाने लगा, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय 314.109 माइनस 270.588 जी जनाब। अपने अपने कैलकुलेटर में पुट करके बताएं जी 36.87% आ रहा है, चेक कीजिएगा। अच्छा हमने ना वो मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा ली हुई है ना, ठीक है आ सकता है 36.89%, 87%। लो जनाब, तो कॉस्ट क्या होगी? हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड या रिटर्न ऑन कन्वर्टेबल बॉन्ड इज इक्वल टू 36.87%। वैसे डिफरेंस बहुत कम आता होता है,
तो वैसे नॉर्मली होता ये है कि अगर टाइम कम हो पेपर में, नॉर्मली जो होता है वो कन्वर्टेबल पे आंसर ज्यादा आ रहा होता है नॉर्मली, बट नॉट 100%, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, चले जनाब, हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड भी खत्म हो गया। और अगर आप लोगों को जिंदगी में इसकी मार्केट वैल्यू चाहिए होगी तो जो हमारे पास रिटर्न्स हैं, आउटफ्लो निकाल के जो रिटर्न्स हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सेम तरीका। ठीक है, तो हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है जनाब, कल हमने इसका लास्ट टॉपिक पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। और आपने अपने ठहरो ठहरो ठहरो, आपने जो सवाल है ना वो अब सारे कर लेने, सिर्फ जिसके अंदर वो कहे ना वैक फाइंड करना है वो अभी नहीं करने। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कल पढ़ेंगे, ये अभी नहीं करना। बाकी जो आपको सवाल सेंड किए हैं वो आपने कंप्लीट करने। ठीक है, और कल इंशाल्लाह ईद से पहले लास्ट क्लास होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।